determination of type of hybridization. Determination of type of hybridization. तो दो तरीके हैं। पहला है बाई काउंटिंग द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स। सिग्मा बॉन्ड की नंबर को काउंट करके निकाल सकते हैं बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स। तो अगर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड पता चल जाए, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, और फिर है टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडेशन का टाइप। तो जैसे अगर 2 सिग्मा बॉन्ड्स हैं तो हो जाएगा sp, 3 सिग्मा बॉन्ड्स sp2, 4 सिग्मा बॉन्ड्स sp3, 5 सिग्मा बॉन्ड्स sp3d, 6 सिग्मा बॉन्ड्स sp3d2, 7 सिग्मा बॉन्ड्स sp3d3। तो अगर सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लें तो टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन हमें मालूम हो जाएगा जाकर, सिग्मा बॉन्ड काउंट करके। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4.30 एनसीईआरटी में दिया है। क्वेश्चन नंबर 4.30। हर एक कंपाउंड दिए गए हैं, हर एक कंपाउंड में कार्बन पर कौन सा हाइब्रिडेशन होगा जाकर वो पूछा गया हर एक कंपाउंड में। तो पहला कंपाउंड है CH3 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 CH3। तो इसको अगर स्ट्रक्चर लें, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो ये कार्बन कार्बन लगा ही हुआ है। अब 3 हाइड्रोजन लगा दीजिए हर एक कार्बन से, ऐसे। तो हर एक कार्बन पर कितने सिग्मा बॉन्ड हैं? एक, सब सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होते ही 1 2 3 4। तो इस पर भी 4 हैं, तो इस पर हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3, और इस पर भी 4 हैं तो इस पर हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3। तो दोनों पर sp3 आ जाएगा जाकर, sp3। क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती तो चारों वैलेंसी पूरी हो गई, तो सिग्मा बॉन्ड निकल के आ गए, हर एक कार्बन पर 4 आ गए। तो जब 4 आ गए तो हो जाएगा जाकर sp3। दूसरा है
CH डबल बॉन्ड CH2। तो इसको ही बॉन्ड हम शो करेंगे, स्ट्रक्चर लेंगे। तो ये पहला कार्बन है, ये एक बॉन्ड इधर लगा हुआ, और इससे 3 हाइड्रोजन लेंगे तो हाइड्रोजन की बैलेंस एक ही होती है, तो एक एक बॉन्ड लगा दीजिए। फिर इस बीच वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन लगा हुआ, फिर ये डबल बॉन्ड है और 2 हाइड्रोजन ये लगे हुए। अब आप देखिए इस वाले कार्बन पर कितने सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे। ये सिंगल है तो सिंगल सिग्मा बॉन्ड, तो एक ये हो गया, एक ये भी सिंगल, तो 2 तो ये हो गया, डबल बॉन्ड में एक होता है, 3 हो गए। तो जब 3 सिग्मा बॉन्ड हो तो क्या होगा, sp2। यहाँ भी वही सिचुएशन, एक सिग्मा बॉन्ड इधर डबल बॉन्ड में, एक इधर एक इधर, तो ये भी sp2। यहाँ 4 हो जाएंगे, 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड, तो इसलिए sp3 आ जाएगा, sp3। फिर इसका CH3 CH2OH ये है। तो कार्बन पहला है, ये 3 हाइड्रोजन लगे हैं तो सिंगल सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन लगा दीजिए। बीच वाला हार में 2 हाइड्रोजन लगे, एक ऊपर एक नीचे लगा दीजिए, फिर एक O और फिर H ऐसे। तो हर एक कार्बन पर पूछा गया, तो कार्बन पर देखिए पहले वाले इधर वाले पर 1 2 3 4 सब सिंगल बॉन्ड है, 4 हो तो सिग्मा बॉन्ड और तो sp3। इस पर भी सिंगल बॉन्ड, 4 बॉन्ड है, sp3। इसके बाद नेक्स्ट है CH3CHO। CH3CHO, तो ये ऐसे डबल बॉन्ड और एक H लगा देंगे ऊपर। तो कार्बन की 4 बैलेंस ये पूरी हो गई। अब कितने बॉन्ड हो गए पहले इस कार्बन से, 3। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होता, तो एक सिग्मा इधर एक इधर एक इधर, 3 हो गए। और जब 3 हो जाए तो sp2। इधर वाले में चारों सिंगल बॉन्ड है तो चारों सिग्मा हो गए, 4 सिग्मा हो गए, तो sp3। CH3COOH है इसके बाद। तो कार्बन 3 हाइड्रोजन लगे तो 3 हाइड्रोजन से लगा दीजिए। फिर अगला कार्बन, इससे 4 बैलेंसी पूरी करनी, तो 2 इधर एक इधर एक इधर, ऐसा हो जाएगा। तो इस कार्बन पर 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए तो sp2, और इस पर 4 सिग्मा बॉन्ड sp3। तो देखिए ये आगे दूसरी वाली किताब है, उसमें भी दिए गए हैं, तो यहीं बताए दे रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर आप निकाल लीजिएगा इनको, क्वेश्चन नंबर 12.1 है, एनसीईआरटी का दूसरी वाली बुक में है। तो इसमें हम लिखे दे रहे हैं, आप उनको निकाल लीजिएगा। पहला है CH2, हर एक कार्बन पर निकालना है। दूसरा है CH3CH, ये तो शायद अभी करवाई। तीसरा है CH3 का होल ट्वाइस CO। चौथा है CH3 नहीं CH2 डबल बॉन्ड CH CN। नेक्स्ट है C6H6।
तो इसको आप कर लीजिएगा, ऐसे जैसे कराए ऐसे ही हो जाएंगे। अभी हर एक कार्बन पर निकालना है तो निकाल लेना। अगर इसमें कोई आपको दिक्कत लगे बताइए कौन सा कर दें। तो इनको कर लेना आप लोग, ऐसे जैसे कराएं पे स्ट्रक्चर लेंगे, सब सब बॉन्ड शो कर लेंगे और सिग्मा हर एक कार्बन पर सिग्मा बॉन्ड गिन लेना, उसी हिसाब से फिर आ जाएगा अगर। हाँ, थर्ड वाला। थर्ड वाला ऐसे हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। इसको आप ऐसे ले सकते हो, अब बॉन्ड लगा लो अलग अलग। सी एसीटोन है ये। कार्बन और नाइट्रोजन CN में, कार्बन नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड लगता है, ट्रिपल बॉन्ड CN में यहाँ। अब इसको कर लेना, फिर अगला क्वेश्चन लिखो अब तुम लोग। अब लिखेंगे इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये क्वेश्चन लिख लेंगे। इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर CH2, फिर CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये कंपाउंड है। द पेयर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, the pair of hybridized orbitals, pair of hybridized orbitals involved in the, involved, pair of hybridized orbitals involved in the formation of, involved in the formation of C2 C3 bond is, in the formation of C2 C3 bond is। C2 C3 bond is। और ऑप्शन यहाँ पर है, पहला ऑप्शन है SP SP2, SP SP3, फिर SP2 SP3, फिर SP3 और SP3। तो ये NCERT का है क्वेश्चन। अब देखिए C2 C3 कौन सा होगा ये भी देखना पड़ेगा आपको। इधर डबल बॉन्ड है, इधर ट्रिपल बॉन्ड है, तो नंबरिंग इधर से अगर करेंगे तो C2 C3 ये आएगा, अगर इधर से नंबरिंग करेंगे तो C2 C3 ये आएगा, C2 C3 ये वाला आएगा। तो नंबरिंग के देखिए आगे पढ़ाएंगे आपको IUPAC नॉमेनक्लेचर। तो अगर नंबरिंग में दोनों सेम पोजीशन पर अगर हैं, ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, तो फिर नंबरिंग के लिए प्रेफरेंस जो होता है, वरीयता डबल बॉन्ड को दी जाती है, यानी नंबरिंग इधर से होगी फिर 1 2 3 4 5 6। तो 2 3 ये हो गए, दूसरा ये और तीसरा ये। अब इस पर देखिए क्या है, एक डबल बॉन्ड है और एक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, एक हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। अब एक ये सिग्मा बॉन्ड है, तो 3 हो गए, तो इस पर क्या हो जाएगा sp2। और यहाँ देखिए एक सिग्मा बॉन्ड इधर है, एक सिग्मा, 2 हो गए ये, और 2 हाइड्रोजन बना लेगा, 4 हो गए, तो sp3।
तो यही आ जाएगा। 2 और 3 के बीच पूछा गया तो sp2 sp3। तो पहला तरीका ये हो गया कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड गिनकर हम हाइब्रिडेशन को काउंट कर सकते हैं, हाइब्रिडेशन पता कर सकते हैं नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड को काउंट करके। अब दूसरा तरीका है बाय काउंटिंग द number of hybrid orbitals, by counting the number of hybrid orbitals। तो देखिए H इक्वल टू का फार्मूला होता है हाफ V प्लस M माइनस C प्लस A। ये तो V यहाँ पर है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेंट्रल एटम, ऑफ सेंट्रल एटम। और M है नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स, मोनोवैलेंट एटम जिन्हें मतलब है जिनकी वैलेंसी एक होती है, जैसे ब्रैकेट में हम लिख देंगे हाइड्रोजन है एक ही, या जिनके आउटर में 7 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हैं। सराउंडिंग द सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम को घेरे हुए मोनोवैलेंट एटम। C यहां पर है चार्ज, नंबर ऑफ चार्ज ऑन कैटायन, और A है नंबर ऑफ चार्ज ऑन एनायन, नंबर ऑफ चार्ज ऑन एनायन। तो अगर हमें जब ये मिल जाएंगे नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो हम हाइब्रिडेशन जो है पता कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स यानी H की वैल्यू, और फिर टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन, टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन पता कर सकते हैं। जैसे ऐसे अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल 2 आए तो हाइब्रिडेशन वही हो जाएगा sp। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल अगर 3 आए तो हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp2। और नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल अगर 4 आ गए तो हाइब्रिडेशन हो जाएगा
sp3। अगर 5 हो गए तो sp3d। 6 हो गए तो sp3d2। और अगर 7 हो गए तो sp3d3। तो इस फार्मूले से हम टाइप ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के अंदर क्या है ये निकाल सकते हैं आसानी से। जैसे यहाँ कुछ एग्जाम्पल लेंगे हम। पहला है CH4 है, मान लीजिए CH4। अब इसमें हाइब्रिडेशन निकालना कौन सा होगा। तो यहाँ सेंट्रल एटम कौन है, कार्बन। अब कार्बन का आप जानते हैं एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6। तो 2 4 इसके आउटर मोस्ट शेल में, यानी ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए, तो H निकाल लो। तो हाफ V प्लस M माइनस C प्लस A फार्मूला। तो हाफ V जो है 4 हो गए वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब इसको घेरे हुए मोनोवेलेंट, अभी मोनोवेलेंट की पहचान बता दी हमने, जिनके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन हो या 7 हो। तो जो हाइड्रोजन और हाइलोजन मोनोवेलेंट होते हैं। कितने हैं, 4। अब कोई चार्ज तो है ही नहीं, ना पॉजिटिव है ना निगेटिव है। तो 8 हो गए, 8 का आधा हो गया 4। और जब 4 आ गया तो हाइब्रिडेशन क्या हो गया, sp3। ऐसे ही CCl4 में निकालिए, CCl4। यहाँ भी सेंट्रल एटम कार्बन है, हाँ सेम आ जाएगा। सेंट्रल एटम यहाँ भी कार्बन है, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या हो जाएंगे, हाफ। जब कार्बन है तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हो गए, और उसको घेरे हुए क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ये भी मोनोवैलेंट होते हैं, 4 ही घेरे हुए। और चार्ज तो कोई है ही नहीं, तो 8 4 यहाँ भी आ गए। तो जब 4 आ गया तो sp3 यहाँ भी आ गया, sp3। तीसरा है NH3 निकालिए, NH3। हाँ, नाइट्रोजन का होता है 7, तो 2 5। बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हो गए यहाँ पर। तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या हो जाएंगे, H इक्वल टू V की वैल्यू 5 हो गई, और उसको घेरे हुए वो भी मोनोवैलेंट है 3। चार्ज तो कोई है ही नहीं यहाँ पर। 5 3 8, उसका आधा हो जाएगा, 4 आ जाएंगे। और 4 आ गया जब क्या हो गया, sp3 यहाँ भी आ गया। नेक्स्ट है H2O। सेंट्रल एटम यहाँ पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का 8 होता है, तो 2 6। तो हाफ 6, और दो दो उसको घेरे हुए हैं। चार्ज यहाँ पर भी कोई नहीं है, तो 6 2 8, उसका आधा हो जाएगा 4। तो यहाँ भी आ गया sp3, sp3।
CO2, सेंट्रल एटम कार्बन है, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 होते हैं। अब ये ऑक्सीजन मोनोवैलेंट है ही नहीं, ऑक्सीजन के तो वैलेंसी 2 होती है, तो ये तो फिर यहाँ लोग जोड़ेंगे नहीं, सब बाकी सब ज़ीरो हो जाएगा। तो 4 का आधा हो गया 2, और जब 2 आ गया तो sp sp आ गया हाइब्रिडेशन। SO2 में निकालिए सल्फर डाइऑक्साइड। हाँ, सल्फर का 16 होता है, तो 2 8 6 हो जाएंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और बाकी सब ज़ीरो हो जाए, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो मोनोवैलेंट है ही नहीं, तो बाईवैलेंट है, डाईवैलेंट। हाँ, 3 आ जाएगा एच की वैल्यू, तो जब एच की वैल्यू 3 आ जाएगी तो sp2 हो जाएगा। 6 + 0 - 0 + 0 3, तो sp2। कार्बोनेट आयन, कार्बन का 4 होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हो गए, मोनोवैलेंट तो है नहीं इसमें, और निगेटिव पॉजिटिव चार्ज भी नहीं है, निगेटिव है 2, तो वो 2 प्लस में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए H क्या आ जाएगा, फार्मूला H का लिखा है आपको, V + M - C + A। तो F, कार्बन सेंट्रल एटम कार्बन है, उसके आउटर मोस्ट में 4 होते हैं। अब चूंकि ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन तो मोनोवैलेंट होता ही नहीं, 0, पॉजिटिव चार्ज भी नहीं है, निगेटिव चार्ज है 2, तो +2, 4 2 6 का आधा हो जाएगा, 3 आ गया। जब 3 आ गया तो कौन सा हो गया ऑडिशन, sp2। नाइट्रेट आयन, नाइट्रेट आयन निकालेंगे। हाँ, ये आ जाएगा। नाइट्रोजन का देखिए 7 होता है, तो 2 5 आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 5, तो हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 5। अब ऑक्सीजन तो मोनोवैलेंट है ही नहीं, बाईवैलेंट है, तो 0 हो गया, पॉजिटिव चार्ज भी नहीं है, हाँ निगेटिव चार्ज 1 है, तो 1 जुड़ जाएगा यहाँ, तो 5 6 उसका आधा, तो 3 आ गए, और जब 3 आ जाए तो sp2। सल्फेट आयन, सल्फर का देखिए आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा 6, अब मोनोवैलेंट यहाँ है ही नहीं, ऑक्सीजन तो बाईवैलेंट होता 0, निगेटिव पॉजिटिव चार्ज भी नहीं है, तो 0, निगेटिव चार्ज है 2, तो वो 2 आ जाएगा प्लस, 6 2 8, उसका आधा 4 आ गया, और जब 4 आ जाए तो sp3। फास्फेट आयन, फास्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन 15 होता, तो 2 8 5, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हो गए, मोनोवैलेंट है ही नहीं, बस निगेटिव चार्ज है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 5,
अब मोनोवेलेंट तो है नहीं, ये तो बाईवेलेंट है, तो ज़ीरो। पॉजिटिव चार्ज भी नहीं है, निगेटिव चार्ज 3 है, तो 5 3 8 का आधा हो जाएगा, 4 आ गया। और 4 जब आ जाए तो sp3। NH4 प्लस, तो हाँ, नाइट्रोजन के आउटर मोशन में 5 होते हैं, 4 इसको घेरे हुए हैं। अब पॉजिटिव चार्ज 1 है तो -1 और +0, निगेटिव तो है ही नहीं। तो 5 4 9 में से 1 कम हो जाएगा, 8 8 का आधा 4, और 4 जब आ गया तो sp3। PCl5, फास्फोरस के आउटर मोशन में 5 होते हैं, और 5 ही मोनोवेलेंट भी 5 है, क्योंकि क्लोरीन तो मोनोवेलेंट है, एक ही वैलेंसी होती। तो 5 + 5, और 4 तो कोई है ही नहीं, 10 का आधा हो गया, 5 5 आ गया। और जब 5 आ जाए तो हाइब्रिडेशन sp3d, हाइब्रिडेशन sp3d आ जाएगा। sf6 sf6। सल्फर का होता है 16, 2 8 6, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हो गए, तो हाफ वी की वैल्यू 6 हो गई। अब मोनोवेलेंट भी, फ्लोरीन मोनोवेलेंट है तो भी 6 हो गए, -0 +0, तो 12 का आधा हो गया 6। अब 6 आ जाए तो हाइब्रिडेशन sp3d2, sp3d2। IF7, आयोडीन हाइड्रोजन कोई भी हो, उनके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कोई भी हाइड्रोजन हो, कोई भी हाइड्रोजन हो, उनके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वैसे आयोडीन जो होता है उसका 53 होता है, कोई भी फिलहाल हाइड्रोजन हो उसका, यह ध्यान रखेंगे 8 होते, वो 7 होते हैं। तो आउटर मोस्ट तो H = ½ और बैलेंस इलेक्ट्रॉन 7। अब मोनोवेलेंट, फ्लोरीन मोनोवेलेंट है, ये भी 7, चार्ज कोई है ही नहीं, 14 में से 14 का आधा हो गया, 7 7 आ गए, तो हाइब्रिडेशन इसमें हो जाएगा sp3d3, sp3d3। तो इस फार्मूले से आप किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर हाइब्रिडेशन जो है निकाल सकते हैं।
तो नेक्स्ट टॉपिक है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं वेस्पर थ्योरी। This theory was proposed by Sidgwick and Powell। ये थ्योरी सिडविक और पावेल ने दी थी। तो प्रपोज किया था, इसको प्रस्तावित किया था सिडविक और पावेल ने। आगे फिर डेवलप और रीडिफाइंड किया इसको नाइहोम एंड गिलेस्पी। नाइहोम एंड गिलेस्पी। तो देखिए ये थ्योरी क्या कहती है कि जैसे मान लिए अमोनिया है, तो अमोनिया में नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में। एक इधर, एक इधर, एक इधर, 5 हो गए। 3 हाइड्रोजन होते हैं अमोनिया में, तो एक हाइड्रोजन ये हो गया, एक हाइड्रोजन ये हो गया, एक हाइड्रोजन ये हो गया। तो ये तो अपना शेयर कर लेंगे। और अमोनिया भी, क्योंकि अमोनिया के 5 हैं, उसे 3 चाहिए, तो तीन हाइड्रोजन से शेयर कर लेगा। अमोनिया के भी 8 हो गए, सॉरी नाइट्रोजन के भी 8 हो गए, और हाइड्रोजन के 2 पूरे हो गए अपने। अब इसमें क्या होता है, जैसे ये बात निकल गई कि ये जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग ले रहे हैं, ये आ गया, ये 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग ही नहीं ले रहे हैं, पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लेते हैं, उन्हें कहते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। और जो बॉन्ड बनाने में भाग लेते हैं, जिनमें जो बॉन्ड बनाने में भाग ले रहे हैं, उन्हें कहा जाता है बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो ये थ्योरी ये कहती है कि किसी मॉलिक्यूल का जो शेप है वो इन्हीं बैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर, बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, हर एक एलिमेंट का जो बैलेंस शेल है, आउटर मोस्ट शेल, उसमें जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं। अब इलेक्ट्रॉन पेयर दो तरीके हो सकते हैं, एक बॉन्डिंग पेयर और एक लोन पेयर। बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दूसरे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन पे डिपेंड करता है, किसी मॉलिक्यूल का जो शेप है वो इन पे डिपेंड करता है, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे जाकर। और फिर ये कहते हैं कि ये जो बैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, चूंकि इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, इन पर निगेटिव चार्ज होता है, तो इनके बीच क्या होता है, आपस में रिपल्शन डेवलप हो जाता है। रिपल्शन डेवलप हो जाकर, और जब रिपल्शन डेवलप हो जाएगा तो क्या होगा, तो रिपल्शन जब डेवलप हो जाएगा तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। भाई रिपल्शन डेवलप हो जाएगी, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी जाकर है। अगर इनका झगड़ा हो जाए मान लीजिए, तो क्या होगा, करीब में बैठे हैं तो एक दूसरे को ऐसे घूरेंगे, हाँ चलो तुम्हें बाहर देखेंगे, हाँ है। रिपल्शन बहुत बढ़ गया, रिपल्शन बढ़ गया, तो उसका तरीका क्या है फिर, रिपल्शन कम करने का तरीका क्या है कि दूर बैठा दें, दूर बैठा देंगे तो रिपल्शन कम हो जाएगा, और रिपल्शन जब कम हो जाएगी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ऐसे ही यहाँ भी होता है। ये थ्योरी ये कहती है कि इन जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, इनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच रिपल्शन डेवलप हो जाता है, और जब रिपल्शन डेवलप हो जाता है तो यहाँ पर जो एटम मौजूद है ये अपने को इस तरीके से एडजस्ट करते हैं,
दूर चले जाते हैं ताकि रिपल्शन कम हो जाए, मिनिमाइज हो जाए, और स्टेबिलिटी क्या हो जाए, मैक्सिमाइज हो जाए, बढ़ जाए। दूर हो जाएंगे तो अब क्या होगा, उससे क्या होगा, मॉलिक्यूल का जो शेप है वो क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। अब अगर जैसे कोई मॉलिक्यूल जैसे CH4 है, इसमें तो कोई सारे सारे बॉन्ड पेयर अब इलेक्ट्रॉन है, कोई लोन पेयर है ही नहीं। तो लोन पेयर है ही नहीं, तो यहाँ पर ये जिनमें सिर्फ बॉन्ड पेयर अब इलेक्ट्रॉन हो, लोन पेयर ना हो, तो वो रेगुलर ज्योमेट्री हो जाएगी, वो कहलाएगी रेगुलर ज्योमेट्री। रेगुलर ज्योमेट्री मतलब इसमें अभी हाइब्रिडेशन हमने क्या बताया था, sp3, और sp3 में ज्योमेट्री क्या बताई थी, टेट्राहेड्रल, तो टेट्राहेड्रल होगा जाकर। लेकिन अगर मान लीजिए अभी देखिए जैसे नाइट्रोजन की बात करें, अब यहाँ भी नाइट्रोजन में भी हाइब्रिडेशन तो sp3 होता, अभी लिखा, अभी निकल पाया हमने। लेकिन अब ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मीथेन में नहीं था, इसलिए उसकी जो रेगुलर ज्योमेट्री वही रहेगी। लेकिन ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया, अब ये क्या करता है, ये गड़बड़ी करेगा, क्योंकि लोन पेयर के भी सबसे ज़्यादा रिपल्शन होता है, उसके बाद लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के भी रिपल्शन होता है, और सबसे कम रिपल्शन जो होता है बॉन्ड पेयर के बीच होता है। तो ये जो लोन पेयर आ गया यहाँ पर, अब ये गड़बड़ी कर देगा। अभी sp3 में हमने शेप क्या बताया, रेगुलर शेप क्या है, टेट्राहेड्रल। लेकिन अब इसका टेट्राहेड्रल नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ रिपल्शन है, और रिपल्शन होने की वजह से क्या होगा, ये एटम वहाँ नहीं रहेंगे, रिपल्शन को कम करने के लिए क्या होगा, अपनी जगह से हट जाएंगे। तो अब ये शेप ऐसा नहीं रहेगा, अब क्या हो जाएगा, पिरामिडल। अमोनिया का शेप क्या होता है, पिरामिडल। ऐसे आप देखिए वाटर में, देखिए वाटर में तो यहाँ भी देखिए, अभी हमने वाटर में निकलवाया, आपको हाइब्रिडेशन क्या निकला, sp3 निकला, हाइब्रिडेशन वही है। देखिए 3 केस हम बता रहे हैं, मेथेन में वही हाइब्रिडेशन, अमोनिया में भी वही हाइब्रिडेशन यहाँ। लेकिन अब यहाँ 2 लोन पेयर आ गए, अब और ज़्यादा रिपल्शन, 2 लोन पेयर आ गए तो और ज़्यादा रिपल्शन, और जब और ज़्यादा रिपल्शन हो गया तो अब क्या होगा, अब ये दूर और भागेंगे और अपने को एक दूसरे से दूर हटाएंगे, वहाँ से हटाएंगे जाकर। तो अब ये यहाँ और कम हो जाएगी। यहाँ इनका शेप क्या था, वी शेप, या इसे बेंट कहते हैं, झुका हुआ बेंट। अब इसका बी शेप हो गया। अब टेट्राहेड्रल नहीं होना चाहिए, होना क्या चाहिए था, टेट्राहेड्रल, लेकिन नहीं, ये 2 लोन पेयर की वजह से हो जाकर अब वो शेप बिगड़ गया। तो ये थ्योरी यही कहती है, अगर कि कहने मतलब ये हुआ, अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर अगर एक भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आ गया तो उसकी जो रेगुलर ज्योमेट्री हमने पीछे लिखाई है वो नहीं होगी जाकर। रेगुलर ज्योमेट्री जब भी होगी जब सारे बॉन्ड पेयर हों, लोन पेयर कोई भी ना हो। लोन पेयर कोई नहीं है, जैसे मेथेन में कोई लोन पेयर नहीं है, इसलिए इसकी जो रेगुलर टेट्राहेड्रल है तो टेट्राहेड्रल ही रहेगी। CCl4 में कोई लोन पेयर नहीं है, उसकी टेट्राहेड्रल होगी। लेकिन अगर एक भी लोन पेयर आ गया तो उसकी जो रेगुलर ज्योमेट्री हमने लिखाई है वो नहीं रहेगी, वो गड़बड़ी, ये क्योंकि ये जो लोन पेयर है ये गड़बड़ी कर देता है, ये बिगाड़ देता है, स्ट्रक्चर बिगाड़ देता है। इसको हम कहते हैं घुसपैठी। अगर कोई आदमी बॉर्डर पे घुसपैठ कर गया तो वो क्या करेगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ी करेगा। तो ये अगर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन किसी मॉलिक्यूल के अंदर आ गया है तो वो घुसपैठ कर गया, तो मान लो अब वो उसका जो शेप है वो बिगाड़ देगा ही, शेप वो नहीं रहेगा जो होना चाहिए, वो नहीं रहेगा। अब अमोनिया का शेप होना चाहिए था टेट्राहेड्रल, क्या हो जाता पिरामिडल। वाटर का शेप होना चाहिए टेट्राहेड्रल, क्या हो गया है, वी शेप्ड या बेंट। और बॉन्ड एंगल भी कम हो गया, बॉन्ड एंगल टेट्राहेड्रल ने क्या बताया था, 109 डिग्री 28 मिनट। यहाँ अमोनिया में हो जाता है 107, यहाँ हो जाता है 105 के करीब, 105 हो जाता है, बॉन्ड एंगल भी कम हो जाता है जगह। तो एक कॉमन दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर जो हमने हाइब्रिडेशन में जो ज्योमेट्री बताई है वो ज्योमेट्री तब होगी जब सारे बॉन्ड पेयर हों। अगर एक भी लोन पेयर अगर आ गया तो वो ज्योमेट्री बताई आपको, अलग अलग हाइब्रिडेशन में जो ज्योमेट्री बताई वो नहीं रहेगी, वो नहीं रहेगी, कुछ ना कुछ बिगड़ जाएगी। वो क्या होगी जाकर वो बताएंगे आगे, फिर वो कल बताएंगे फिर इंशाल्लाह।